नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन। कैसे हैं साथियों? आशा करता हूं सब कुशल मंगल है। मां भवानी की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मैं कामना करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे स्टेट लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या चाहे सेंट्रल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टॉपिक से संबंधित एक सवाल जरूर आता है। जी हाँ साथियों, इस टॉपिक से संबंधित एक सवाल कंफर्म ही आता है। तो साथियों, आप यदि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को अंत तक देखिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जी हाँ साथियों, तो आज का टॉपिक है वर्णमाला। आज का टॉपिक क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे वर्ण क्या है, या वर्ण के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे भाषा क्या है। भाषा, जी हाँ साथियों, लैंग्वेज किसे कहते हैं? भाषा। भाषा हमारे विचारों का माध्यम, हमारे विचारों को आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। मैं मेरे विचार किसी दूसरे के सामने प्रकट करता हूं और मेरे सामने वाला अपने विचार मेरे सामने प्रकट करता है, अर्थात विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। जी हाँ साथियों, विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा। अब एक शब्द है लिपि। क्या है? लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने का तरीका, किसी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाती है। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। किसी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाती है और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। जी हाँ साथियों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। तो आगे हम अध्ययन करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। तो साथियों, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। आगे समझ में। वर्ण, वर्ण वह मूल ध्वनि है। बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान रखना। वर्ण, 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 वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। आगे समझ में। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको आराम से समझ में आ रहा है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जी हाँ साथियों, अब हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। जी हाँ साथियों, स्वर और व्यंजन। अब हम बात करेंगे स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? कुल 44 वर्ण होते हैं। उसमें से स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर, जी साथियों, स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से यानी बिना किसी की सहायता से उच्चारित किए जा सकते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल या ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो पहले बात करते हैं मूल या ह्रस्व स्वर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है इनके उच्चारण में कम समय लगता है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें मूल या ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ,
री। कहने का मतलब है जब हम अपने मुंह से इनको उच्चारित करते हैं तो इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ई उ री। आगे समझ में। आगे देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है इनके उच्चारण में मूल या ह्रस्व स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। देखिए साथियों हम इसको उच्चारित कर रहे हैं अपने हमारे मुंह से तो इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जो दो अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ये चार होते हैं ए, आई, ओ, औ। ये संयुक्त स्वर होते हैं। अब देखिए साथियों अयोग वह ध्वनियां, यह दो होती है अंग अह। अयोग वह ध्वनियां कितनी होती है? दो अंग अह। अब हम बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन्हें कहते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अब इनको किन किन भागों में डिवाइड किया जाता है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तो हम बात कर रहे हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का शाब्दिक अर्थ होता है जब हवा हमारे मुख से उच्चारित होती है तो जीभ अलग अलग अंगों से जीभ का टकराव होता है, अलग अलग भागों से छूती है तो उसके द्वारा अलग अलग, जैसे कि कंठ से कंठ है, होठ से ओष्ठ है, दंत से दंत है। आगे समझ में जीवा से तालू से अलग अलग जीभ अलग अलग भागों से छूकर निकलती है जिसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या साथियों 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। एक शॉर्ट ट्रिक है क से म तक, क से म तक, क से म तक के जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क च ट त प, यानी कि यह ट्रिक है क च ट त प। सभी ये जो क वर्ग का पहला अक्षर क ले लिया, च वर्ग का पहला अक्षर च ले लिया, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब ये देखो क से लेकर म तक जो है व्यंजन वह स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में रिट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, रिट लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले, ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले, पटवार की तैयारी करने वाले, ऐसे अनेक तमाम परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें आपको पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? या फिर यह भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन अलग और चौथा ऑप्शन आपको एक इनमें से स्पर्श व्यंजन आपको चुनना है। आगे देखिए साथियों अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल, व, यह है अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। स, 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 ह, स, 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 ह, यह है ऊष्म व्यंजन। अब साथियों हम बात करते हैं कि इनका जो उच्चारण स्थान है इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कल के टॉपिक में। जो कल की हमारी क्लास होगी वर्णमाला पार्ट 2, उसमें हम इनका जो उच्चारण स्थान है, इन सब का उच्चारण स्थान कि ये हमारे मुख के कौन से भाग से, कंठ से, ओष्ठ से, तालु से, जीवा से, दंत से, ये इनका उच्चारण स्थान है, उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आगे देखिए साथियों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन
जो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से मिलके बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? स, क्ष से क्षत्रिय, त्र, ज्ञ, श्र। अब देखिए स का निर्माण कैसे होता है? क हलंत, क आधा, धन स, क धन स, स। त्र का निर्माण कैसे होता है? त हलंत धन र, यह त्र का निर्माण होता है। अब और देखिए, एक और देखिए, ज्ञ का निर्माण कैसे होता है? ज हलंत धन ञ, ज्ञ। श्र का निर्माण कैसा होता है? स हलंत धन र। तो देखिए साथियों, यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, यह क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट कि उत्क्षिप्त व्यंजन। जी हाँ साथियों, आर टेट रिट में यह प्रश्न आ चुका है और प्री बीएड, प्री बीएसटीसी और थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले विभिन्न विद्यार्थियों को यह प्रश्न आराम से याद रखना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? दो है, ड और ढ। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ड और ढ। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे द्वारा बताया गया यह टॉपिक कैसा है? यदि आपको यह टॉपिक समझ में आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि साथियों जो भी आप कमेंट करके बताएंगे हमें हम मोटिवेट होंगे, आपके द्वारा हम मोटिवेट होंगे, हमें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद साथियों।